कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय ये वीडियो आपको मिल रहा है रात को 8 बजे, जिसमें आप कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का जो पेपर है 8 मई को देने वाले हैं। आप उसकी तैयारी करके जाएंगे। आइए बच्चों, तो आपकी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी के साथ अंतिम समय में 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको हल करना है हिंदी विषय का। द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। जो विद्यार्थी मेन एग्जाम में फेल हो गए थे, अब उन्होंने सेकंड एग्जाम का फॉर्म डाला है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। की स्क्रीन पर आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए आंसर क्या होगा? हांसी, झांसी, झूसी, जजूसी। बताओ। 4 ऑप्शन है। जो विद्यार्थी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं वही इसका सही शार्ट आंसर देंगे। कमेंट लाइव क्लास में सभी को करना है और इस क्लास को अपने सभी भाई बहनों को शेयर करना है। सभी की जिम्मेदारी है। और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास पर न्यू हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं पहली बार इस चैनल पर आया हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये क्लास इस चैनल के माध्यम से सभी क्लासेस आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण। सेट ए करवा दिया मैंने आप लोगों को। सेट बी ये हमारा चल रहा है। सेट सी आने वाला है। सेट डी भी आपको आने वाला है, जल्दी मिलेंगे। जैसे ही इस वीडियोस पर 1 के लाइक होंगे, 1 के लाइक होंगे, वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए तो जल्दी से धमाकेदार शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट सीडी सेट आपको मिल सके। बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झूसी। बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, बख्तिन की शादी कौन से गांव में हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बख्तिन का विवाह किस गाँव में हुआ था? बताइए। आप लोग हर कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर आपने स्टडी की है जमकर पूरे साल भर तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए बच्चों, बख्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा लास्ट में। चलिए, बाजार दर्शन पाठ के लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए? तो बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए थे? वो लेखक के साथ बाजार गए थे, पत्नी के साथ बाजार गए थे, दोस्त के साथ, या अकेले बाजार गए थे? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है आपको। किसी प्रकार की गलती अगर आपने की तो ऑब्जेक्टिव में से सीधा 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। तो बाजार दर्शन पाठ में ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। उनकी पत्नी के साथ वो गए थे जो लेखक के मित्र थे। चलिए आगे हम बात करें। ये मित्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मित्र किसके साथ बाजार गए थे? तो पत्नी के साथ गए थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो ये आपको बताना है। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? यह है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको क्या होगा? 9, 7, 11, 5। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा। इसमें आपका आंसर आप लगाएंगे बच्चों। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हुआ था और 9 वर्ष में वो क्या हो गया था? अनाथ हो गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा समाज विभाजन, देश विभाजन, श्रम विभाजन या गृह विभाजन। देखिए जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के कवि का नाम है? कैमरे में बंद अपाहिज काव्य खंड में आपका पाठ लिखा गया है। इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रघुवीर सहाय, फ्राक गोरखपुरी, कुंवर नारायण या फिर आलोक धनवा। क्या नाम होगा
कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप सभी विद्यार्थी पूरे क्वेश्चन पेपर का हल बहुत ही शानदार तरीके से आप कर लेंगे। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? तो देखिए, जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िला फर्रुखाबाद में हुआ था, ज़िला फर्रुखाबाद में हुआ था, उनको क्या अच्छा नहीं लगता था? स्त्रियों का सिर घुटाना, फैशन करना, प्रेम विवाह करना, नृत्य करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर घुटाना, मतलब सिर से जो बाल है वो कटाना, वो महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था। खालिस्तान में आप देखेंगे सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो सोंदलगेकर जो मास्टर थे प्यारे बच्चों, वो क्या पढ़ाने आते थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदी। हिंदी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिंदी नहीं, मराठी। क्या पढ़ाने आते थे? मराठी पढ़ाने आते थे। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। बच्चों, रेडियो पर जो नाटक प्रसारित किया जाता है उसमें नहीं होता है बच्चों, उसमें दिखाई नहीं देता है, दृश्य नहीं होते हैं। नोट कर लीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी इस क्लास को अपने सभी क्लास 12th के सभी बच्चों को ज़रूर शेयर करें, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी बोर्ड तैयारी शानदार हो सके। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आगे देखेंगे आप, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं, उत्साह होता है। आगे चलते हैं हम, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें भारतेंदु युग आपका आंसर होगा। बच्चे खालिस्तान में होंगे और प्रत्याशा में होंगे। बख्तिन का वास्तविक नाम था, तो लक्ष्मीन आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूँ उसमें आप लोगों को लाइव में भी जवाब देना है। साथ में जो बच्चे हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स है, वो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑल स्टूडेंट जवाब जरूर दें, जिससे आप लिखना भी सीखोगे। सही आपको टाइपिंग करना है, वर्तनी आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। निम्नलिखित वाक्यों, एक वाक्यों में जो वाक्य हैं उनमें से आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो आइए आपको मैं बता देता हूँ कौन सा प्रश्न आपका सत्य रहेगा, कौन सा सत्य रहेगा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। तो बिल्कुल भैया, हम बात करेंगे, हरिवंश राय बच्चन ने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहले में सत्य। ठीक है, सत्य पहला। दूसरे देखेंगे, दूसरे को, बच्चों सुंदर चित्र बनाओ। आज्ञार्थक वाक्य है, बिल्कुल भैया, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, बच्चों चित्र बनाओ, सुंदर चित्र बनाओ, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञार्थक वाक्य है सत्य। बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है बच्चों, इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम भी कह देंगे बिल्कुल सही है, उन्होंने ही लिखा है इसको। अगला देखेंगे, प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से हुआ। बिल्कुल बच्चों, इसमें भी आप क्या लगाएंगे? सत्य, क्योंकि प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 से मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पर देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दें। वो स्टूडेंट जिसको याद है वो सबसे पहले कमेंट करेगा। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। तो यहाँ पर प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ वो तो 1943 हुआ, सत्य हो गया। लेकिन इसके जनक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काला रंग अशुभ का प्रतीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो काला रंग होता है वो अशुभ का प्रतीक है, तो इसमें आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। ऑल क्वेश्चन इसमें आपके ट्रू हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्या मिलाना है बच्चों? जोड़ी मिलाना है। एक जोड़ी गलत मतलब दूसरी भी गलत, 2 नंबर यहाँ से कट सकते हैं। तो जोड़ी को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो आंसर आपको पहले आते हैं उनको आप पहले मिलाएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं तुलसीदास,
तुलसीदास को किससे मिलाएंगे? तुलसीदास ने एक पाठ लिखा है, ठीक है, कवितावली, तो इससे मिला दो। आगे हम बात करते हैं, हमें नहीं पता क्या आंसर होगा, जैसे पखवाड़ा तो 15 दिन का समय, पुश्तैनी पैतृक खानदानी, रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाइज, कुंवर नारायण कविता के बहाने, हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय। इस प्रकार आप जोड़ी मिलाएं और पूरे में पूरे नंबर प्राप्त करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आ चुका है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। आइए तो देखिए, क्लास में स्टूडेंट जुड़ भी रहे हैं और क्लास को छोड़कर जा भी रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है तो क्लास को लास्ट तक देखकर जाना है, और आपको लगता है कि वास्तव में आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत की गई है तो क्लास को, सेशन को लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्तों को भी अच्छे अंक आएँ तो उसको भी आप शेयर करें, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सी और डी सेट आपको प्राप्त हो, सी और डी सेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर अवश्य करें। ऑल स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम न्यू हैं, पहली बार इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रख रखा है हमने। चलिए तो प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, गलती नहीं करना है किसी प्रकार की। समाचार की बात हो रही है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीन, है ना, नवीनतम मतलब नवीन से भी बढ़कर, और महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा, क्लाइमैक्स आप राइट आंसर लगा लेंगे। गलती नहीं करना है किसी प्रकार की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आउट हो जाएंगे और आपका एक नंबर यहाँ से कट सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, शब्द गुण को हम काव्य गुण के नाम से भी जानते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण को हम क्या कहते हैं? काव्य गुण भी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनके जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप सभी कमेंट में बताएंगे। जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब आप अवश्य दें अगर आपको याद है। चलिए आगे हम देखते हैं। सूत्र रूप में कही बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो इसको हम बच्चों कहते हैं भाव विस्तार कहते हैं, या भाव पल्लवन भी कह सकते हैं। भाव विस्तार या भाव पल्लवन कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा अवधी भाषा में की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो उनका महाकाव्य है इसको उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि की बात हो रही है, उन्होंने अपने कागज रूपी खेत पर शब्द रूपी बीज बोया। कैसा बीज बोया बच्चों? शब्द रूपी। भूल मत जाइएगा, कुछ और मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 6 वाला, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो बताइए बच्चों, क्लास में इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का, क्या होगा बताइए जल्दी। देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आता है। बिल्कुल बच्चों, आपका चांद सिंह के जो गुरु थे, जो पंजाब से पहलवानी सीख कर आए थे, उनका नाम था बादल सिंह। बादल सिंह आंसर हो जाएगा, ठीक है, बादल सिंह आपका आंसर रहेगा। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसमें आपका आंसर होगा 5000 साल पुराना है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को 6, 7 और 10 तक ऐसे क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा। कवि के अनुसार संसार में किस व्यक्ति का महत्व अधिक होता है? और कवि के अनुसार कवि मन और बच्चे में क्या समानता है? और दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उषा का जादू कब और क्यों टूट जाता है? उसके बाद लेखक के अनुसार आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? और लेखक के अनुसार कालिदास के समान ही अन्य अनासक्त कवि कौन थे? और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, और अलंकार की परिभाषा। और 10वें वाले क्वेश्चन तक मैं आपको बताऊंगा। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर, और खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन
2-3 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आते ही होंगे। अब 10 तक मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करवा देता हूँ को अथवा वाले प्रश्नों के आंसर भी बताने वाला हूँ, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले आप सभी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद क्रम से आपको सारे ही जो आंसर हैं वो भी आपको क्रम से ही मिलेंगे, एक के बाद एक आंसर मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, राय का पहाड़ करना, ऊँट के मुंह में जीरा, वाक्य में प्रयोग कर भी बताऊंगा। और लेखक क्यों पढ़ना चाहता था लेकिन दादा से क्यों नहीं कह पाता था, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, किसनदा की इस उक्ति से आप कहाँ तक सहमत हैं। आगे देख लीजिए, इंटरनेट की सीमाएं मतलब दोष, संचार माध्यम के प्रमुख प्रकार, हरिवंश राय बच्चन अथवा उमाशंकर जोशी का आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय, 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली लिखना है। फणीश्वरनाथ रेणु या हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय देना है। उसके बाद में भारतेंदु युग की विशेषताएं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चले क्योंकि आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ एक साथ, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पठित गद्यांश से इसको पढ़कर उत्तर देना है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, 23 तक क्वेश्चन देख लीजिए पहले। यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश से इसके आंसर आपको इसी में से देने हैं, तो आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी आंसर लगाने में। संदर्भ प्रसंग करना है 20वें वाले प्रश्न में, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 21वां वाला प्रश्न, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग करना है गद्यांश के। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है, या फिर आप निबंध देख सकते हैं। यहाँ पर निबंध भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसको पूरा। यहाँ पर आपको एक निबंध मैं आपको पूरा बताऊंगा। चलिए तो अब आंसर देख लीजिए, आंसर की बारी। अब प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा। उसके बाद में अब 7वां देख लीजिए। 7वें वाले प्रश्न का आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उषा का जादू सूर्योदय के समय टूट जाता है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणों के प्रभाव से आसमान में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। 8वां ये रहा आपका। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए इतनी गतिशीलता अपेक्षित है जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचालित हो सके। और 8वें का तो वाला भी आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा 9वां, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। तो देख सकते हैं आप, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, 2 ही अंतर लिखने हमें, यहाँ 4 देख रहे हैं आप। प्रबंध काव्य की कथा विस्तृत होती है, मुक्तक काव्य की विषय केवल एक भाव होता है। प्रबंध काव्य अनेक छंद प्रदान होता है, मुक्तक काव्य एक ही छंद में समेटा जा सकता है। प्रबंध काव्य में अनेक रस होते हैं, मुक्तक काव्य में एक ही रस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा आपका 9वां क्वेश्चन था, 9वां वाले का आंसर। अलंकार से आशय आभूषण से है, जो वस्तु अलंकृत करे वे अलंकार है। काव्य में रमणीयता या चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। बस यहीं तक लिखना है, ओके। आगे चलिए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर। तो यहाँ पर 2 ही अंतर लिखने हैं हमें। दृश्य काव्य में अभिनय देखकर रसानुभूति प्राप्त होती है और श्रव्य काव्य को पढ़कर या सुनकर ही रसानुभूति प्राप्त होती है। इसमें नाटक, गीति, नाट्य एवं एकांकी आते हैं और इसमें सभी प्रकार की रचनाएं आती है। बस 2 अंतर इसमें हमें लिखना था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर तो आपको याद ही होगा क्योंकि सरल है। उसके बाद में 11 का आंसर देख लीजिए। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने में ही है। उसका तो वाला देख लो, ग्रीष्म ऋतु में लू के तपन से बचने का उपाय है कि बाहर जाने से पहले पानी पीकर जाना चाहिए, क्योंकि पानी पीकर बाहर जाने से लू का प्रभाव कम हो जाता है। 12वें वाले का आंसर देख लीजिए, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। एक रस में कई संचारी भाव हो सकते हैं, एक रस का स्थायी भाव 1 होता है, रस का एक ही स्थायी भाव होता है। और ये स्थायी भाव के अंग है और ये संचारी भाव के अंग है। चलिए बस इतना ही, 2 ही अंतर, 2 से 3 अंतर याद हमें होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। 12 कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। 12 में आप पेपर का क्वेश्चन देख लेंगे और आंसर देख लेंगे। देखिए कवित्व छंद 4 चरण होते हैं। कवित्व छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति होती है और उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कवित्व छंद का उदाहरण भी आपको दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। मातृभाषा अपने क्षेत्र की शिक्षा और शासन की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा संविधान और अदालतों की भाषा होती है। मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित होता है, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन को 13वें वाला क्वेश्चन है ये आपका। जो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। स्वार्थी लोग राई का पहाड़ बनाकर बात को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा था लाखों का लाभ करने पर 50 रुपये का पुरस्कार मिलना ऊँट के मुंह में जीरा नहीं तो और क्या है। ठीक है, इस प्रकार आपने वाक्य में प्रयोग कर दिया। अगला देखते हैं। देखिए हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये सभी प्रश्नों के जो आंसर है बच्चों यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ और वैसे बता भी रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सभी प्रश्नों के आंसर है A to Z 1 से लेकर तो कहाँ तक 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर का हल है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा हल नहीं है। चलिए अब आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद यहाँ पर 19वां प्रश्न है। ठीक है, 19वें के बाद आप देख सकते हैं 20वां संदर्भ प्रसंग है, 21वां है संदर्भ प्रसंग और उसके बाद यहाँ पर 21वां के बाद आप देख सकते हैं 21वां भी देख सकते हैं आप, अथवा सहित है ये। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, ये रहा बच्चों आपका अगला 22वें प्रश्न का आंसर। अच्छे से लिख लीजिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अच्छे से इसको। और ये रहा आपका निबंध, भारतीय समाज में नारी की स्थिति। ये निबंध है आपका ये पूरा। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता दिया। ये सभी PDF वगैरह मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप इन सभी PDF को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही इस पर 1 के लाइक हुए मैं आपको सेट C और D प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो।